डिजाना विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के बेहद लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी। शंकर लालवानी को हाल ही में इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कॉलेज से एक रिसर्च में देश का सर्वश्रेष्ठ सक्रिय सांसद निरूपित किया गया है। इसके पहले भी कोविड काल में सूरत की एक संस्था ने देश के सर्वाधिक क्रियाशील सक्रिय सांसदों का जब सर्वेक्षण किया था तो उसमें शंकर लालवानी को अव्वल पाया गया था। वैसे शंकर लालवानी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रिजमैन के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंदौर में ओवरब्रिज का जाल बिछाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन शंकर लालवानी का खास तौर पर आज जिक्र इसलिए भी करना चाहूँगा कि वे भारत और अफ़गानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय ताल्लुकात को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ता देने में एक उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसका जिक्र हम आज उनसे चर्चा में ज़रूर करेंगे। लेकिन इतना तय है कि देश में सर्वाधिक मतों में जीतने वाले शंकर लालवानी उन सांसदों में से हैं जो अपनी सक्रियता और अपनी सहजता, सरलता के कारण खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम अफ़गानिस्तान का हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान की एक महिला जिसके पास जो ऑपरेशन के लिए आई और जिसके पास रहने का, ठहरने का, खाने की सुविधा, इलाज की सुविधा नहीं थी, आपने न केवल उसके इलाज में सहयोग किया बल्कि उसको अपने घर में 1 महीने तक रखा, उसके खाने पीने की व्यवस्था करी और जाते वक्त उससे साल भर की दवाइयाँ देकर विदा किया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदेश है और ख़ासतौर पर मुस्लिम महिला एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर रहती है। ये एक बहुत ही अलग किस्म का संदेश पूरे देश में जाता है। क्या किस तरह से वो आपके संपर्क में आई? देखिए, धर्म के आधार पे हम इसलिए न लें, मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला थी उनको हार्ट की बीमारी थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था और अफ़गानिस्तान में वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो उनको आवश्यक थी। और उन्होंने हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे संपर्क किया। हमने कहा बिल्कुल हम मदद करेंगे। और वो पूरे परिवार के साथ, वो अपने पति और बेटे के साथ यहाँ आई। एक अनजान शहर में वो आई थी। उनको ऐसा नहीं मालूम था कि मैं अनजान शहर में जा रही हूँ, वहाँ कैसे व्यवस्था होगी, कैसे इलाज होगा, कैसे जाँचें होगी और जाँचों के बाद कहाँ रहना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, ये कुछ भी उसको मालूम नहीं था। लेकिन जो इंदौर, ये महाअहिल्या की नगरी है, जब हमारी संस्कृति में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो जब इंदौर आए हमने उनकी जांच कराई और जांच कराने पे जो डॉक्टर ने मेडिकल एडवाइस करी कि इनको ऐसा ऐसा ऑपरेशन होना है, हमने कहा जो जो आवश्यक हो वो सब होना चाहिए, ताकि महिला जिस उद्देश्य को लेके यहाँ आई है, उसका परिवार जो आया वो उनका ऑपरेशन हुआ। क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन था, कई दिनों तक पहले हार्ट ऑपरेशन के पहले की तैयारी, ऑपरेशन के बाद की तैयारी। अब उनको रहने की समस्या आई थी, होटल में किस प्रकार रहें, ऊपर मंजिल पे रह नहीं सकते हैं, होटल में खर्चा ज़्यादा रहता है। पहले उनको आर्थिक तंगी थी, वो इलाज वहाँ करा नहीं पा रहे थे। आने की टिकट और जाने की टिकट भी हमारे लोगों ने, सबने मिल के की, इंदौर के लोगों ने। तो हमने सहज रूप से मैंने बोला कि जो मेरा आवास है उसमें आप परिवार रह सकता है, और हम उनके इलाज की, उनके परिवार के रहने की व्यवस्था की। और जब वो जाने लगे तो हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा। उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इसमें सहयोग किया, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, डॉक्टर हैं, बाकी लोग हैं उनको। और हमने उनको 1 साल भर की दवाई भी दी, क्योंकि वो दवाई संभवतः वहाँ मिल नहीं पाती अफ़गानिस्तान में, और उनको लेना वो ज़रूरी थी। तो एक अच्छे वातावरण में वो परिवार यहाँ से विदा हो रहा है। और उनको ऐसा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, आज उनको देखने को मिला। उन्होंने आज धन्यवाद दिया माननीय मोदी जी को, माँ अहिल्या की नगरी के लोगों को, कि ऐसा अपनत्व एक अफगानिस्तान परिवार के साथ मिला है। विश्व बंधुत्व है, पूरा विश्व हमारा बंधु है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। जो संस्कृति भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, बिल्कुल सही बोले, और उसका उदाहरण था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो स्वस्थ होकर जा रहे हैं। हमने शुभकामनाएं दी कि आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। शंकर जी, जिस तरह से भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने एक रिसर्च की और रिसर्च में आपको देश का सर्वाधिक सक्रिय कोविड काल के अंदर सांसद पाया गया, ये रिसर्च का आधार क्या था और इस रिसर्च में किन
पैरामीटर्स पर आपको सर्वाधिक सक्रिय सांसद माना गया? देखिए, पहली बात तो ये कि हाँ, कोविड में आपने भी देखा, मैं कई बार हमारी मुलाकात भी आपसे कोविड में हम जो काम कर रहे थे वो एक सेवा के रूप में थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को जब प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में छोटे सेवक हैं। और उस समय जो हमने काम किया, एक सेवक के रूप में काम किया, हमने कभी ऐसा ना सोचा कि ये कोई हमको प्रशस्ति पत्र मिलेगा या हम ऐसा कोई रिसर्च होगी। लेकिन हमने जिस प्रकार से इंदौर के लोगों के साथ मिलके सबने मिलके काम किया, तो कोविड को लेके पूर्व में भी गुजरात साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने, गुजरात गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था कि इस आपदा में किस प्रकार सांसदों की भूमिका रही, और उन्होंने इंदौर को ही ये खिताब दिया था। हम आईएम के प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर इसके ऊपर किया कि लीडरशिप का जो रोल रहता है आपदा में कैसा होना चाहिए, कैसा है और कैसा रहेगा। तो एक उन्होंने रिसर्च पेपर किया। उस रिसर्च पेपर में बहुत सारे पैरामीटर थे कि अगर कोई आपदा आती है तो उसकी कैसे तैयारी करना, आपदा में उसका क्या रोल रहता है, और उनका कोऑर्डिनेशन जनता के साथ, उनका कोऑर्डिनेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनका कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ये बहुत सारे पैरामीटर लिए। और किस प्रकार सामाजिक स्तर पे इस आपदा में लड़ने में सब ने मिलकर काम किया, वो उनके पैरामीटर थे। उसमें उनका लीडरशिप डेवलपमेंट का था कि किस प्रकार इस समय लीडरशिप काम करती है और क्या होना चाहिए, एक रिसर्च की, ताकि आने वाले समय में अगर कोई आपदा किसी प्रकार की आती है तो लीडर का क्या रोल होना चाहिए, किस प्रकार से लीडर को काम करना चाहिए, वो पैरामीटर उन्होंने लिए हैं। और उन्होंने देश के 24 राज्यों के 105 सांसदों का एक सर्वे किया। उस सर्वे में इंदौर प्रथम आया। ये पुरस्कार मुझे नहीं है, ये कोई खिताब मुझे नहीं मिला, ये इंदौर की जनता को मिला और उन सभी को मिला जो इंदौर में इस टीम वर्क में काम कर रहे थे। इस पूरे कोविड काल में हमने ये देखा, कोरोना के दौरान, कि आपकी भूमिका एक सीईओ की तरह रही, एक समन्वयक की तरह की भूमिका में आप सामने आए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, राज्य सरकार और इंदौर की जो स्थानीय प्रशासन है उसके बीच में, जनता और शासन के बीच में एक समन्वय बनाकर आपने काम किया, और अस्पताल और प्रशासन, मरीज और वो तमाम ज़रूरतें जिसकी आवश्यकताएं इस शहर को थी, वो दिलवाने में आपने भोपाल और दिल्ली के बीच में एक सेतु का काम किया। ये किस तरह से आप कर पाए? देखिए, एक जो मेरी जो भूमिका थी, आप बिल्कुल सही आपने कहा कि समन्वय के रूप में, क्योंकि एक जनता के प्रतिनिधि होने का, जनता के संपर्क में हम लगातार रहते थे। और मेरा जो फ़ोन नंबर खुद था वो ऑनलाइन पे कॉल सेंटर पे डाइवर्ट हो गया था, क्योंकि इतने कॉल आ रहे थे। किस प्रकार हम लोगों को समस्याओं को दूर करें, हमने उसको कॉल सेंटर पे किया। अलग अलग कॉल सेंटर पे अलग अलग लोग हमारे बैठे थे, उनकी समस्या दूर करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन सब में जो बातें आ रही थी, हम उनकी मदद भी कर रहे थे। तो इन सब में जो बातें आ रही थी, जो हमें जिला प्रशासन के साथ करना है, वो हम रोल अदा कर रहे थे। जो मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल की आवश्यकता थी, चाहे टेस्टिंग को लें, चाहे टेस्टिंग लैब को लें या किट को लें, और हॉस्पिटल में जो बेड को उस समय जो पॉजिटिव जो आ रहे थे उनकी थी, एम्बुलेंस की थी, ये सब जो समस्या थी उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उनके साथ एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, समन्वय के रूप में अदा किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम प्रदेश सरकार का प्रशासनिक अधिकारी मांग कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर हमने प्रदेश सरकार के साथ बैठकर जो आवश्यक था वो हमने उनको कहा। और प्रदेश सरकार में भी कभी कभी सारा जो केंद्र सरकार से कुछ चीज़ें आवश्यक होती है, खास करके सैम्पलिंग को लेके हमने देखा किट जो आती थी उस समय किट नहीं मिलती थी। फिर हमने देखा कि टेस्टिंग लैब की कैपेसिटी हमारे इंदौर में बहुत कम थी, उसको बढ़ाना, प्राइवेट लैब को सेंक्शन करवाना कि प्राइवेट लैब में भी कोविड की टेस्ट हो सकती है। ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो एक समन्वय के रूप में भूमिका निभाने का मौका मिला, जनता, जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। तो प्रयास किया कि उस समन्वय की भूमिका निभा पाए, और मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका मैंने निभाई और कोशिश करी जनता की सेवा करने की। शंकर जी, अब मामला वैक्सीन तक आ पहुंचा है। वैक्सीन इंदौर आ चुकी है, इंदौर से खरगोन, झाबुआ, बड़वानी जा चुकी है। 16 तारीख से हमारे यहाँ वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रम है, दूर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी फ्रंट लाइन वाले लोगों को लगेगा, चिकित्सकों को लगेगा, मेडिकल स्टाफ को लगेगा, लेकिन ये वैक्सीन आम आदमी को कब से लगना शुरू होगी? और उसमें एक सांसद के रूप में, जैसे कि मैं तो आपको सांसद के बजाय सीईओ कह रहा हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह रहा हूँ आपको, ये इस भूमिका में आप किस तरह से समन्वय करेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, निःशुल्क लगे, और जिनको ज़रूरत है उनको सबसे पहले लगे। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन इंदौर में ही लग रही है। जो हमें लॉट मिला है लगभग 35,000 का, उसमें हम जो फ्रंट लाइनर हैं, फ्रंट लाइनर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको लग रही है, क्योंकि वो सबसे पहले मरीज के संपर्क में आते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये, जो मरीज से सीधे संपर्क में आता है उसको बचाना जरूरी है। तो हम पहली फ्रंट लाइन में परसों 16 तारीख से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और हमने वो पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि किसी को भी इससे समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और सबको अलॉटमेंट कर दिया समय का, एक प्रकार से टोकन का भी। केवल 5 जगह लगेंगी 5 जगह लगे, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी, और रोज 100 लगेंगी। और धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी हम। तो एक जब वैक्सीन लगेगी 10 लोगों को एक साथ लगे, एक साथ यानी एक जब खुलती है वैक्सीन तो उसमें 10 लोगों का डोज रहता डोज है। रहता तो है, जैसे ही 10 लोग का लॉट आ जाएगा 0.5 ml लगना है। बिल्कुल लगेगी, और 5-10 लोगों को लगाने पर फिर दूसरा लॉट करेंगे। और हमने सबका समय भी बता दिया है, और शाम को 5 बजे का समय दिया है। अगर कोई इस बीच में रह जाता है तो हम 5 बजे के बाद भी लगाएंगे, लेकिन उस दिन जो हमारा लक्ष्य है कि इतने लोगों को लगाना, उतने लोगों को हम लगाएंगे। सुबह कितनी बजे से शुरू करें, कितनी सुबह बजे 9 बजे से शुरू करेंगे, शाम के 5 बजे 5 तक? बजे तक। अगर 5 बजे कोई रह जाता है, क्योंकि हमने ऐसा स्लॉट भी बनाया कि वैक्सीन लगने पर आधे घंटे उनको वहाँ रुकना चाहिए। रुकना इसलिए चाहिए कि कभी कोई किसी को एलर्जी रहती है छोटी मोटी, हमने देखा कि कोई भी टीकाकरण करते तो उसमें थोड़ा स्लाइटली बुखार या सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, और तो वो वो हाथ आधा दुखता घंटा है, कई बार रुकेंगे। हाथ दुखता है। हाथ दुखता है, तो ये जो छोटे सिम्टम है उसको देख के हमने आधा घंटा उनको वहीं रोकेंगे। और वहाँ पर भी हमारा मेडिकल स्टाफ रहेगा, डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेगी, एम्बुलेंस तक व्यवस्था की है। ऐसी कोई आने वाली स्थिति है, लेकिन उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जो इसके लिए आवश्यक हो। तो हम वैक्सीन जो लगाएंगे उसमें किसी को ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और सबको ये मालूम है मुझे कब लगाना है। और हमने उसका ऑनलाइन सिस्टम भी रखा है कि इन लोगों को पहले करना है, उसके बाद इनको करना है, उसके बाद इसको करना है। तो जैसे ही ये हमारे जो फ्रंट लाइनर है, जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बाद नगर निगम के स्वच्छता के जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो हैं, पुलिस वाले हैं जो इसमें लगे रहते हैं। तो इस प्रकार सरकार ने गाइडलाइन भी दी है, और उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। आप कब लगवाएंगे? आप भी लगवाएंगे? बिल्कुल, जब हमारा मौका आएगा सबसे पहले मैं लगाऊंगा। जब मौका, जब हमारे, देखिए एक दो चीज़ें हैं। कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था मैं सबसे आखिरी में लगाऊंगा, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो डर रहे हैं। उसका अर्थ ये, कभी वो पहले लगाते हैं तो लोगों को ऐसे लगा कि नेता पहले, मुख्यमंत्री लगा रहा है, हम जनता तो मर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री पहले लगा रहा है। अब उसका दूसरा पक्ष देखिए, तो उन्होंने बोला मैं अंतिम जब व्यक्ति हूँ, सबको लग जाएंगे तो मैं फिर मैं अंतिम लगवाऊंगा। व्यक्ति, ताकि ऐसा न लगे कि प्रदेश का मुखिया पहले लगा रहा जैसे है। जैसे माँ सबको खिलाने के बाद खाती है। तो वैसे ही जब नंबर आएगा तब मैं बिल्कुल लगाऊंगा, और हमको लगाना भी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को भी, और कोविड का जो इंजेक्शन लगना है उनको भी कहूँगा, इसकी कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनको भ्रम भी नहीं फैलाना चाहिए। ये हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने रिसर्च करके किया, और बहुत सारे ट्रायल करने के बाद अब लग रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके आप बहुत नज़दीकी हैं, उन्होंने आपको एक नया नाम दिया है, ओवर ब्रिजमैन, फ्लाईओवर में फ्लाई ओवर ब्रिजमैन। अब ये नाम आपने साकार भी किया। आप आईडीए इंदौर विकास प्राधिकरण के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक बार तो आप अकेले ही अध्यक्ष थे, एक बार बोर्ड के साथ थे। आपने कई स्वीकृत किए, बनवाए भी, लेकिन फिर भी इंदौर की ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। आपने खुद ने भोगा। एक बार आप कार्यक्रम में फंस गए थे, फिर आपने अपने बहुत ही नज़दीकी साथी गोस्वामी जी को, कमल गोस्वामी जी को बुलवाया, और उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर आप गए। तो अभी और कितनी इंदौर में ओवरब्रिज की ज़रूरत है, और उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए, जैसे आपने बताया कि राजवाड़ा पे एक कार्यक्रम था, और उस समय मेरे को समय पहुंचना था, थोड़ा विलम्ब हो रहा था रास्ते में। राजवाड़े के आसपास तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत रहता है, गाड़ी रुक गई थी। मैंने कमल गोस्वामी जी को बोला, उस समय उनके साथ में गया। इंदौर में 2 चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं। एक चीज़ है कि जो हमारी जो जनसंख्या है, सामान्य तौर पे अन्य शहरों में जो हम देखते हैं, जो हमारा एक सर्वे रहता है, जो हमारा गाइडलाइन रहती है, उसमें एक शहर की जो पॉपुलेशन बढ़ती है 20 से 24-25% बढ़ती है। हमारे इंदौर में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 40% बढ़ रही है, और ये ग्रोथ पिछले कई सालों से है। इसका मतलब आने वाले दिनों में इंदौर और तेज़ी से बढ़ेगा, इंदौर का स्वरूप और बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, इंदौर में ये भी देखी गई है कि जो प्राइवेट वाहन है, उसके 1000 पे अगर हम माने कि प्राइवेट वाहनों की संख्या इंदौर में, और कंपेयर करें दूसरे बड़े शहरों में, तो हमारे इंदौर में प्राइवेट वाहनों की संख्या ज़्यादा है। लोग 4 व्हीलर और अन्य वाहन ज़्यादा खरीद रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरी सिटी के।
तो हम कितनी भी सड़कें चौड़ी कर दें, कितने भी बड़े बड़े रोड बना दें, लेकिन इतना ट्रैफिक है तो हमको जाना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने जो जो उसमें काम करने के क्षेत्र हैं, चाहे बसें छोटी लेना हो, वो तैयारी चल रही है। 400 बसों का हम तैयारी कर रहे हैं। छोटी 400 बसें शहर में चलेगी, क्योंकि बीआरटीएस पे चल रही है, लेकिन कनेक्टिविटी उनको मिलना चाहिए। तो छोटी छोटी बसें जो गली मोहल्लों में जाए। हमने मेट्रो की बात करी, उसका हम हर महीने जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देखेंगे। मैंने हाल ही में उनकी समीक्षा ली, भोपाल से अधिकारी को बुलाया। हम केबल कार का भी देख रहे हैं, किस प्रकार केबल कार इंदौर में यूज़फुल हो सकती है, उसका भी देख रहे हैं। तो एक पूरे सिस्टम को लेकर हम फ्लाईओवर बनाने की, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इंदौर में फ्लाईओवर बनाया, लेकिन आपका हमने, तो नया नाम ही पड़ गया है, फ्लाईओवर ब्रिजमैन। क्योंकि मैंने उनको बोला कि इंदौर में अभी 7-8 ब्रिज की और आवश्यकता है। और बात यह है कि पीडब्ल्यूडी में ब्रिज बनते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब हमने उनको कहा कि अगर इंदौर विकास प्राधिकरण को आप बनाने के लिए बोलेंगे तो वो तेज़ी से, क्योंकि उनका काम अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो प्राधिकरण का डेवलपमेंट का काम है, ये जल्दी से कर सकते हैं। उसमें जो आवश्यक कदम है वो हमने उनसे कहा है कि आपकी गैर योजनाबद्ध की स्वीकृति मिल जाएगी तो इंदौर में बहुत सारे फ्रिज बन सकते हैं, उसकी तैयारी भी चल रही है। तो एक हमने अभी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे, जब वो आने वाले दिनों में किस प्रकार का शहर हो उसके ऊपर चर्चा हुई थी, उनका प्लान को लेकर, रोड मैप को लेकर। तो उसमें मैंने स्पष्ट कहा कि इंदौर के लिए एक अलग ट्रैफिक मास्टर प्लान बने। एक मास्टर प्लान शहर का बनता है तो वो तो बनना ही चाहिए, लेकिन एक मास्टर प्लान ट्रैफिक का बनना चाहिए। उसमें ये सभी चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार सके। तो हम डिटेलिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी है कि इसमें आप आगे बढ़िए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब लोग, एजेंसियां जितनी भी हैं, वो सब लोग, एक कमेटी भी बनी हुई है जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सांसद के अध्यक्षता में ट्रैफिक कमेटी रहती है, उसकी मीटिंग हमने गत माह की थी। उसमें बहुत सारे हमने विषय लिए थे। अब उसकी हर माह बैठक लेके किस प्रकार ट्रैफिक बेहतर हो सकता है, इसमें हम काम करेंगे और उसमें सबका सहयोग भी अपेक्षित है। मेट्रो अभी बीच में काम बहुत लंबे समय तक रुका रहा मेट्रो का, खासतौर पर जब सरकार का बदलने का जो दौर रहा, तब काम बिल्कुल ठप था। डिज़ाइन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैप कुछ वो नक्शे को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी। बहरहाल काम शुरू हो गया। अब आपने नया विचार दिया, नया बात कर दी मुख्यमंत्री जी ने केबल कार की। मेट्रो भी पूरी नहीं हुई है, केबल कार की बात शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को ये लगता है, और कांग्रेसी कहते भी हैं कि आप लोग हर बार एक नया झुंझुना पकड़ा देते हैं शहर को। देखिए, कांग्रेस जो कहते हैं, मैं उनका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि उनको शहर के विकास का विजन नहीं है। हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने शहर का विकास काम किया, इसलिए उनको विजन नहीं आएगा। वो अगर ऐसा कहते हैं, मैं कहता हूँ मेट्रो की रिंग बनी हुई है, 31 किलोमीटर की पहली रिंग है, जो कि एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर, MR10, विजयनगर, रिंग रोड, खजराना रोड, बंगाली चौराहा, पलासिया होते हुए गांधी हाल के नीचे से जाएगी, बड़ा गणपति होते हुए एयरपोर्ट पहुंचेगी। ये 31 किलोमीटर की चेन है, 29 स्टेशन उसमें आने वाले हैं। लेकिन इस मेट्रो को चलने के लिए, सक्सेस करने के लिए, पैसेंजर, अब मैं घर से निकला, मेरा घर साकेत में है और पलासे चौराहे पे मेट्रो स्टेशन है। अब मैं अगर वहाँ से पलासे चौराहे जाऊँगा तो मैं मेरी गाड़ी ले जाऊँगा, फिर गाड़ी कहाँ रखूँ, उसके लिए पार्किंग चाहिए। तो कहीं ना कहीं फीडर के रूप में हमें वो सब सपोर्ट देना पड़ेगा। चाहे छोटी बसें, जो मैंने आपकी बात की कि 400 बसों की हमारी बात करी, छोटी बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऐसा देना पड़ेगा कि व्यक्ति अपने गली मोहल्ली कॉलोनी से लेकर उस गंतव्य स्थान तक पहुंचे, ताकि उसको मेट्रो या बस मिले। जैसे दिल्ली में पहुंचता है, बिल्कुल, बम्बई में लोकल के लिए पहुंचता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसलिए कनेक्टिविटी चाहिए। ये जो फीडर मैंने बात कही, किसको फीड करना है, तो ये मेट्रो को फीड करने के लिए हमको बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लगाने पड़ेंगे। उसमें एक केबल कार है। तो मुझे लगता है मेरे मित्रों, कांग्रेस मित्रों को ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है, और मेट्रो क्या है, और केबल कार क्या है। शंकर भाई, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई। इंदौर से एक नाम है केवल, जीतू जराती का। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे वो संगठन का नेतृत्व हो या सरकार का नेतृत्व, वो इंदौर शहर से नाराज है। जितने भी पदाधिकारी चुने जा रहे हैं या मंत्री बनाए जा रहे हैं, वो सब ग्रामीण क्षेत्र, उषा जी ग्रामीण क्षेत्र की हैं, तुलसी सिलावट ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जीतू जराती, कविता पाटीदार, राव और मऊ ग्रामीण क्षेत्र के हैं। शहर से उपेक्षा हो रही है। शहर का कोई नेता ना मंत्रिमंडल में आ पाता है, ना संगठन में आ पाता है। क्या कारण क्या है? नहीं, देखो, आप इस उससे नई नजरे से नहीं देखें। वो इंदौर से आ रही, मान के चलिए, चाहे
कविता पाटीदार महामंत्री तो हमको बहुत वर्षों बाद मिला है इंदौर को। कविता पाटीदार महामंत्री वो धार संसदीय क्षेत्र हो जाता है। नहीं, जिला जो रहता है शासकीय जिला वो इंदौर में, हमारे संगठन की जो इकाई है वो उसमें इंदौर में आता है। दूसरा जीतू जराती पहले भी उपाध्यक्ष रहे, अभी भी उपाध्यक्ष है। तो आप ये मान के चलिए कि इंदौर को 2 वरिष्ठ महामंत्री और उपाध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारी मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार अगर 1-2 ज़्यादा थे तो कभी दूसरे क्षेत्रों को कम मिला होगा प्रतिनिधित्व। तो ये ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हुआ। हमारी बात बिल्कुल सुनी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है, हम सब मिल के काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता हैं, वो सब एक जाजम बैठते हैं, एक टीम वर्क के रूप में भारतीय जनता पार्टी और काम करती मंत्री भी है। ग्रामीण इलाकों के हैं। तो टीम वर्क के रूप में आपने देखा होगा हमारे दोनों मंत्री जब हम सब साथ में बैठते हैं, सभी विधायक साथ में बैठते हैं, मैं स्वयं रहता हूँ, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, तो पूरी पार्टी एक ही होके एकाकार होके जब काम करती है तो मुझे लगता है इंदौर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ। सांसद जी, नगर निगम चुनाव आ गए हैं, लगभग स्थिति ये बन रही कि शायद मार्च में चुनाव होने वाले थे, टल गए कोविड के कारण। अब तो कोविड भी कंट्रोल में आ गया है, दो इकाई में 2 संख्या में मरीज आ रहे हैं उसके। तो नगर निगम चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? किस तरह के उम्मीदवारों को मौका आप लोग देंगे? लगातार 4 बार से परिषद आपकी बन रही है, 4 बार से महापौर आपका बन रहा है। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अनौपचारिक रूप से तो घोषणा हो ही गई है कि संजय शुक्ला लड़ेंगे। आपकी तरफ से क्या महापौर कौन लड़ेगा और क्या स्थितियां रहेंगी अन्य पार्षदों की? भारतीय जनता पार्टी जब इस बारे में निर्णय करती है तो सामूहिक रूप से चर्चा करके निर्णय करती है। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में काम करती है। जब भी कोई निर्णय होता है उसमें सभी लोग बैठते हैं, हमारे वरिष्ठ लोग, बाकी हमारे विधायक, उस क्षेत्र में लेने वाले प्रमुख लोग, पार्टी सबसे चर्चा करती है कि कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा पार्षद के लिए, कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा महापौर के लिए। तो हमारे यहाँ उम्मीदवारों की कमी नहीं है, अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसलिए अच्छे कार्यकर्ताओं में कौन अच्छा उस क्षेत्र में काम कर सकता है। और बाकी भी जो चीज़ें देखे जाते हैं कि सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी क्षेत्र में महिला, पुरुष, ओबीसी, एसटी और सभी को जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिले, और वो सब लोग आए जिनकी सोच सकारात्मक और शहर के विकास के मामले में हो। और जहाँ तक महापौर की बात है, महापौर के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे पास है, और पार्टी प्रदेश संगठन एक कमेटी बनाता है, उससे नाम प्रदेश को जाते हैं और प्रदेश नाम फिर केंद्र को भेजता है। महापौर का निर्णय केंद्र का होता है। अध्यक्ष जी ने कहा, वीडी शर्मा साहब ने, कि विधायक को टिकट नहीं देंगे, हारे हुआ जो विधानसभा का चुनाव हार गया उसको टिकट नहीं देंगे। सामने कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो धनबल भी उसके पास है, बाहुबल भी उसके पास है, ब्राह्मण चेहरा है, तो उसके मुकाबले के लिए कोई रणनीति बनाई है क्या आपकी पार्टी ने? देखिए, रणनीति पार्टी संगठन बनाता है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हूँ, पार्टी संगठन जो रणनीति बनाएगा उस अनुसार हम चलेंगे। जहाँ तक सामने वालों की बात है, धनबल है या जो भी आप कह रहे हैं, हमारे पास कार्यकर्ताओं का बल है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी जनता के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे। आप 5.5 लाख वोट से जीते थे, कोई टारगेट सेट किया महापौर का चुनाव कितने वोट से जीतेगी? इतना जरूर है कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अभी टारगेट सेट नहीं किया है। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद भरपूर है भारतीय जनता पार्टी पे, अच्छे मतों से हमारा महापौर जीतेगा। बहुत धन्यवाद शंकर लालवानी जी, डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। आप देख रहे थे इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी को। वो कह रहे हैं कि इंदौर के विकास को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है इंदौर, और उसके विकास के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, चाहे ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे मेट्रो ट्रेन का मामला हो, चाहे केबल कार का मामला हो। एक सांसद के रूप में वो लोकप्रिय तो हैं ही, लेकिन अपनी इंजीनियरिंग स्किल का लाभ उठाते हुए वो एक सीईओ के रूप में, एक समन्वय के रूप में काम करते हैं। और बड़ा काम जो उन्होंने किया है, जिसका मैं फिर से उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे खाड़ी देशों से और अफ़गानिस्तान से जिस तरह के संबंध हैं, उस संबंधों को सुधारने की दिशा में उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसा का पात्र है, बहुत साधुवाद का पात्र है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।